हेलो एवरीवन। आज हम आप लोगों को ग्रामर पढ़ाना चाहती हूँ। जनसंचार माध्यम। संचार क्या है? संचार शब्द चर धातु के साथ सम उपसर्ग जोड़ने से बना है, जिसका अर्थ है चलना। संचार संदेशों का आदान प्रदान करना, सूचनाओं विचारों को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना ही संचार है। बिल्वर-स्टैम के अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी है। किसके अनुसार? बिल्वर-स्टैम के अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी है। अब सोचिए, आप दूसरा सुनिए। जनसंचार। अभी तक तो संचार था, आदान प्रदान, सूचनाओं का यहाँ वहाँ आदान प्रदान करना। अब जनसंचार। जन मीन्स होता है मनुष्य, लोग। हम चाहे या ना चाहे अपने दैनिक जीवन में संचार के बिना नहीं रह सकते। जब हम कोई सूचना विभिन्न कृत्रिम माध्यम के द्वारा विशाल जनसमूह तक पहुंचाते हैं, जैसे रेडियो के द्वारा, टेलीविज़न के द्वारा, समाचार पत्र, सिनेमा, टेलीफोन, फैक्स के द्वारा जो चीज़ें भेजते हैं या सुनते हैं, वह कम समय में बहुत दूर तक पहुंच जाता है। यह क्या होता है? जनसंचार। आया समझ में? आइए जानते हैं संचार के तत्व। संचार के तत्व क्या हैं? संचार एक ऐसी प्रक्रिया है, इसके कई तत्व हैं। पहला है स्रोत या संचरक, दूसरा है कूटीकरण या एनकोडिंग, तीसरा है संदेश प्रतिक्रिया या फीडबैक, चौथा है माध्यम यानी चैनल, पांचवा है प्राप्तकर्ता या रिसीवर, छठवां है फीडबैक और सातवां है शोर। तो सबसे पहले आप जानते हैं स्रोत या संचरक के बारे में। जब किसी उद्देश्य के साथ किसी विचार, संदेश या भावनाओं को किसी और तक पहुंचाते हैं, वह क्या होता है? स्रोत होता है, संचरक होता है ना? किसी के स्रोत के द्वारा। जैसे हमें किताब की ज़रूरत होने पर हम जैसे ही किताब मांगने की सोचते हैं, तो संचार प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वहीं पे संचार प्रक्रिया शुरू हो जाती है। फिर क्या होता है? सिर्फ हम बातचीत करते हैं, फिर लिखना, संदेश देना, पहुंचाना भाषा के सहारे के द्वारा ही ऐसा होता है। तो इसे क्या कहते हैं? स्रोत या संचरक। आया समझ में? दूसरा है कूटीकरण या एनकोडिंग। संचार प्रक्रिया का दूसरा चरण है कूटीकरण या एनकोडिंग। जिस संदेश को आप भेज रहे हैं उसकी भाषा यानी कोड से परिचित हैं। अर्थात सफल संचारक वो होता है जिसका अपनी भाषा पर पूरा अधिकार होता है। मतलब भाषा को बहुत अच्छी तरह से वो जानता है, भाषा को समझने योग्य संदेशों में बांधता है, इसी भाषा को ग्रहण करने योग्य बनाता है। इसी को क्या करते हैं? कूटवाचन या डिकोडिंग भी कहते हैं। समझ में आया ना? तीसरा है संदेश प्रतिक्रिया अथवा फीडबैक। सफल संचारक के लिए जरूरी क्या होता है? अपने संदेशों को लेकर खुद पूरी तरह से स्पष्ट हो। जो संदेश हम देना चाहते हैं उसके लिए हम खुद पूरी तरह से स्पष्ट हैं, ताकि प्राप्तकर्ता यानी कि रिसीवर जो है, प्राप्तकर्ता मीन्स क्या होता है? रिसीवर। जो रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता है, उसे हमारी बात, हम क्या कहना चाहते हैं, हमारी बात उसे आसानी से समझ में आ जाए और उसे वह अच्छे से व्यक्त कर पाए। आए समझ में? ये क्या होता है? फीडबैक। आते हैं माध्यम यानी चैनल। जैसे हमारे बोले हुए शब्द ध्वनि तरंगों के जरिए प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर यानी आप तक पहुंचते हैं। जैसे खाना खाने की खुशबू हम कैसे एहसास करते हैं? वायु तरंगों के द्वारा। कैसे? वायु तरंगे के द्वारा। स्पर्श यानी छूना भी एक माध्यम है। इसी तरह से टेलीविज़न, रेडियो, समाचार पत्र, इंटरनेट, फिल्म आदि भी वही माध्यम है, यानी वो चैनल है, एक दूसरे से हमें जोड़ता है। पांचवा है प्राप्तकर्ता अथवा रिसीवर। यह कार्य कूटवाचन या डिकोडिंग करता है। इसका एक तरह से कार्य है भाषा में निहित अर्थ को समझने योग्य बनाना। यानी जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं, क्या उस भाषा को कौन कैसे किस तरह से समझेगा, उसी के अर्थ को समझाना। एक तरह से
ये एनकोडिंग की उल्टी प्रक्रिया है। डिकोडिंग, एनकोडिंग जो है डिकोडिंग की उल्टी प्रक्रिया है। संचारक और प्राप्तकर्ता को उस कोड से परिचित होना ज़रूरी है, यानी कि उस भाषा का पकड़ होना ज़रूरी है, भाषाबद्ध करना ज़रूरी है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका फीडबैक। फीडबैक से पता चलता है कि संचार प्रक्रिया जो है इसमें कोई बाधा तो नहीं आ रही है, कहीं कोई तार वगैरह कुछ इलेक्ट्रिक चीज़ों का फॉल्ट तो नहीं आ गया है, तो वो सूचना या संदेश उसे मिल पा रहा है अथवा नहीं। यह होता है आपका फीडबैक के द्वारा पता चलता है। ठीक है। शोर। नेक्स्ट है शोर। शोर को इंग्लिश में नॉइज़ भी बोलते हैं, नॉइज़ बोलते हैं। संचार प्रक्रिया के अंतर्गत जो बाधाएं आती हैं उसे हम शोर या नॉइज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? शोर या नॉइज़ कहते हैं। यह मानसिक से लेकर भौतिक शोर तक हो सकता है। सफल संचारक के लिए यानी सफल संचार के लिए शोर को हटाना बहुत ज़रूरी होता है। अब जैसे मान लीजिए मैं ही आपको रिकॉर्ड करके भेज रही हूँ। देखिए वीडियो रिकॉर्डिंग हमेशा वो नहीं हो पाता है, सुलभ नहीं हो पाता है, तो हमने आपको क्या किया है, ऐसे अपना वॉइस रिकॉर्ड किया है। तो वॉइस रिकॉर्ड में भी देखिए फ़ैन चल रहा है। अगर मैंने कुछ और जैसे मतलब फर्राटा वगैरह फ़ैन लगा दिया या कुछ फ्री कूलर वूलर लगा दिया तो इसकी आवाज़ बहुत आएगी। तो जो आवाज़ आएगी मैं आपको बताऊंगी तो उसमें हमारी कुछ बातें दब जाएंगी जिससे आपको सुनने में प्रॉब्लम होगी। तो इसको हटाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, ये 7 हो गया। अब आते हैं, सुनते हैं संचार के विविध प्रकार। संचार के कितने प्रकार होते हैं? ये कई प्रकार के होते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, परस्पर मिले जुले होते हैं। इन्हें अलग करना बड़ा मुश्किल होता है, कठिन होता है। सांकेतिक संचार, ये इशारों द्वारा संचार को आदान प्रदान करना। आपको पता होगा सांकेतिक मतलब इशारों के द्वारा आदान प्रदान करना। अंतःवैयक्तिक यानी कि इंटरपर्सनल, अंतःवैयक्तिक इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटरपर्सनल। जब हम पूजा पाठ करते हैं, इबादत करते हैं, ध्यान करते हैं या प्रार्थना करते हैं तो जो ध्यान हमने ईश्वर में लगा रखा है वो हमारा क्या होता है? पर्सनल मामला होता है ना? तो अंतर्वैयक्तिक होता है। यह संचार का विविध प्रकार में से एक प्रकार है। ठीक है। दूसरा प्रकार है समूह संचार। दूसरा क्या है? समूह संचार। नहीं, तीसरा है सांकेतिक संचार बताया, फिर इंटरपर्सनल संचार बताया, तीसरा है समूह संचार। ये संचार होता है, यह समूह में समाज के अन्य समस्याओं के बारे में बातचीत करना होता है। कोई कठिन, जैसे मान लीजिए अब इस टाइम में कोरोना वाला चला हुआ है तो आप देखिए जहाँ पे 2-4 लोग बैठ रहे हैं वो लोग मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का तो ख्याल रख भी रहे हैं, लेकिन साथ साथ में ये समूह में रह के इसके बारे में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं क्या होगा, कैसे होगा, इस कोरोना से हम कब मुक्ति पाएंगे इत्यादि। तो ये जो बातचीत हो रहा है ये समूह के द्वारा हो रहा है। जनसंचार, किसी तकनीक या यांत्रिक संसाधन द्वारा एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करना, यह जनसंचार होता है। जैसे ये टेलीविज़न के द्वारा भी होता है। अब टेलीविज़न में भी हम बैठ जाते हैं, देश विदेश की दुनिया की खबर जानना चाहते हैं। चीन में कितना हुआ, जापान में कितना हुआ, अमेरिका में कोरोना ने क्या आतंक फैला, मतलब भारत में क्या हो रहा है, मुंबई में क्या है, दिल्ली में क्या है। ये सारे जो संचार हो रहे हैं ये हम एक जगह बैठ के विशाल वर्ग को, मतलब वो टेलीविज़न के द्वारा विशाल वर्ग तक पहुंच रहा है, बहुत सारे लोगों के पास पहुंच रहा है। सारी घटना, सारे समाचार उनको समझाया जा रहा है। नेक्स्ट है जनसंचार की विशेषताएं। जनसंचार की विशेषताएं, जनसंचार माध्यम के जरिए प्रकाशित या प्रसारित संदेशों को प्राकृतिक सार्वजनिक होती है। अंतर्वैयक्तिक या समूह संचार की तुलना में जनसंचार के संदेश सबके लिए होते हैं, है ना? क्योंकि जैसे जो समूह संचार होता है वो आपस में हम लोग मिल बात करते हैं, कुछ लोग बात करते हैं, उसके बाद फिर बातों का लेना देना खत्म हो जाता है, वो अपने घर, वो अपने घर, वो अपने घर। अंतर्व्यक्तिक में क्या होता है, हम भगवान से पूजा कर ली, प्रार्थना कर ली, इबादत कर लिए, तो ये हमारा अपना व्यक्तित्व हो गया, हम इसे किसी को साझा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। लेकिन इसकी तुलना में जो जन संचार होता है यानी टेलीविज़न के द्वारा जो हम विशाल वर्गों तक सब चीज़ें पहुँचता है, ये हमारे लिए सबसे सही होता है ना? अब इसमें मेन पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, जैसे इसमें संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता है। जनसंचार के लिए एक औपचारिक संगठन की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे
समाचार पत्र न किसी संगठन से प्रकाशित होता है, न रेडियो का प्रसारण किसी रेडियो संगठन की ओर से होता है। जनसंचार माध्यमों में ढेर सारे गेट कीपर यानी कि द्वारपाल कार्य करते हैं। द्वारपाल में से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो माध्यम को बनाए रहते हैं, मतलब वहाँ का उनका डिपार्टमेंट है, उसके बाद उनका तरह तरह बहुत सारे लोग होते हैं उसको देख रेख करने के लिए। तो जनसंचार के माध्यम से ढेर सारे द्वारपाल जो कार्य करते हैं वह समूह होता है जो प्रकाशित होने वाले सामग्री को नियंत्रित और निर्धारित करते हैं, मतलब नियंत्रित और निर्धारित करते हैं। आया समझ में? अभी तक आपने ये सारी चीज़ें पढ़ा, उनकी विशेषताएं, उसके कर्म, उससे विभिन्न रूप। अब आप पढ़िए जनसंचार के कार्य। जनसंचार के निम्न कार्य होते हैं। क्या होते हैं? निम्न कार्य होते हैं। सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना, विचार विमर्श करना। यह क्या होता है? जनसंचार के कार्य होते हैं। अब आपसे पूछा जाए जनसंचार के क्या कार्य हैं तो आप ये सब बता सकते हैं। अब जैसे हमने बताया ना जनसंचार के क्या कार्य होते हैं, तो सबसे पहला क्या होता है? सूचना देना। हम कोई भी सूचना, कुछ भी हमारे पास सूचना है तो हम क्या करते हैं? दूसरों को सूचना प्रदान करते हैं। तो ये जो टेलीविज़न है वो हमें क्या करता है? सूचना प्रदान करता है ना। रेडियो, समाचार पत्र, यह सूचना प्रदान करता है ना। शिक्षित करना, क्या टेलीविज़न, रेडियो, मोबाइल, समाचार पत्र ये हमें शिक्षित नहीं करता, शिक्षित भी करता है। तो इसका ये कार्य क्या है? शिक्षित करना भी है। मनोरंजन करना, वाकई में मनोरंजन करता है। नाच गाना, फिल्म, मूवी इत्यादि जो है वो हमारा मनोरंजन भी तो करता है। एजेंडा तय करना, समाज का एक एजेंडा तैयार किया जाता है जो समाचार पत्र या चैनल के लिए घटना या मुद्दा बनाते हैं। जैसे कुछ ऐसे नहीं होते हैं जो दूर दराज से यहाँ वहाँ से आके वो समाचार के जरिए जुड़ जाते हैं और हमें वो सूचना प्राप्त होती है। निगरानी करना, जनसंचार का कार्य और भी एक कार्य है निगरानी करना। ये प्रमुख कार्य सरकार और संस्थाओं के कामकाज की निगरानी करता है। ये ऐसा कार्य होता है जो गुप्त रखा जाता है। विचार विमर्श के मंच भी होते हैं लोकतंत्र में, जैसे टीवी, टेलीविज़न, रेडियो इत्यादि में भी ये होता है कि लोकतंत्र में विभिन्न विचारों यानी विचार जो होते हैं, हमारी अभिव्यक्ति, हमारी भावनाएं जो होती हैं वह हम मंच उपलब्ध कराते हैं। जैसे किसी संपादकीय पृष्ठ पर किसी घटना या मुद्दा पर, आपने पेपर में देखा होगा, समाचार न्यूज़ पेपर पढ़ते होंगे, उसमें देखा होगा लिखा होता है अभिव्यक्ति, वो बीच वाला पेज होता है अभिव्यक्ति, जिसमें होता है अपनी भाव। ये संपादकीय पृष्ठ कहलाता है। यह किसी घटना या मुद्दे को अपने विचार रखने से या अपनी राय व्यक्त करता है। वह ऐसा नहीं करता है ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो अपनी राय व्यक्त करता है कि समाज में ऐसा होना चाहिए या सरकार को, लोकतंत्र को, राजतंत्र को ऐसा करना चाहिए। जनसंचार के माध्यम, अब तक तो आपने पढ़ा जनसंचार के कार्य। अब आप पढ़िए जनसंचार के माध्यम। जनसंचार के दो माध्यम हैं। कितने माध्यम हैं? दो माध्यम हैं। एक माध्यम है जनसंचार का लोक माध्यम और दूसरा है आधुनिक माध्यम। लोक माध्यम मतलब पुरानी परंपराओं से जो होता है, जैसे गोष्ठी, वार्ताएं, कथाएं, मेले, कव्वाली, लोकगान, बिरहा, उत्सव, शादी विवाह के गाने इत्यादि, ये सारे क्या हैं? लोक माध्यम है। दूसरा है जनसंचार के आधुनिक माध्यम। इसके माध्यम से क्या आपको, जैसे डाक तार प्रणाली, मुद्रण यानी अखबार पत्र, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म, इंटरनेट, प्रिंट माध्यम इत्यादि। प्रिंट माध्यम क्या है? छपाई वाले संचार माध्यम, जो छपाई किया जाता है वो प्रिंट माध्यम होता है। इसके माध्यम से समाचार, पत्रिकाएं, पुस्तक, इश्तिहार इत्यादि होता है, बम्पलेट इत्यादि होता है। ठीक है, समझ में आया आपको? नेक्स्ट है, तो आपको जनसंचार समझ में आया। 10 जनसंचार के माध्यम से ही समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं। इसमें आप देख लीजिए जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी क्या होती है? पत्र पत्रिकाएं ही होती हैं, या प्रिंट मीडिया ही है। विशाल दर्शक का जो वर्ग है वो तीव्रता के कारण रेडियो और टेलीविज़न की ताकत ज़्यादा मानी जा रही है। फिर भी वाणी को शब्दों के रूप में रिकॉर्ड करने वाला माध्यम प्रिंट माध्यम का महत्व हमेशा बना रहेगा। जैसे कि मैं और आप आज भले ही प्रिंट, रेडियो, टीवी, इंटरनेट आदि माध्यमों से खबरों के संचार को पत्रकारिता कहा जाता हो, लेकिन प्रिंट माध्यम के जरिए खबरों को आदान प्रदान करना ही पत्रकारिता कहा जाता है। ठीक है, पत्रकारिता के बारे में समझ लिया। पत्रकारिता के सोपान, मतलब इसके कितने सोपान हैं? समाचारों को संकलित करना, संपादित कर छापने लायक बनाना,
पत्र या पत्रिका के रूप में पाठकों तक पहुंचाना। फिर से सुन लीजिए, पत्रकारिता के सोपान है समाचारों को संकलित करना, संपादित कर छापने योग्य बनाना, पत्र या पत्रिका के रूप में पाठकों तक पहुंचाना। आया समझ में? भारत में अखबारी पत्रकारिता का आरंभ कब हुआ? सुनिए, भारत में अखबारी पत्रकारिता की शुरुआत 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा बंगाल गजट से हुई थी। किससे हुई थी? बंगाल गजट से हुई थी, जो कोलकाता से निकला था। कहाँ से निकला था? कोलकाता से निकला था। जबकि हिंदी की पहली साप्ताहिक पत्र क्या है? उदंत मार्तंड। क्या है? उदंत मार्तंड। यह भी कलकत्ता से ही निकला था 1826 ईस्वी में। कब निकला था? 1826 ईस्वी में पंडित जुगुल किशोर के संपादक से निकला था। यह साप्ताहिक पत्रकारिता थी। क्या थी? साप्ताहिक पत्रकारिता थी। आज़ादी से पूर्व प्रमुख समाचार पत्र पत्रिकाएं कौन कौन सी थी? प्रश्न आ सकता है, आज़ादी से पूर्व प्रमुख समाचार पत्र पत्रिकाएं कौन कौन सी थी? तो आप सुनिए, केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, कर्मवीर, आज, प्रताप, प्रदीप, विशाल, भारत इत्यादि। ठीक है। आज़ादी के पूर्व के जो समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं, ये आप तो जाना है, किसी हिंदुस्तान, सरस्वती इत्यादि। अब आज़ादी से पूर्व के प्रमुख पत्रकार कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, मालवीय जी, गणेश शंकर, माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद, बाबूराव, विष्णुराव, प्रताप नारायण मिश्र, शिवपूजन सहाय, राम वृक्ष वेनीपुरी, बाल मुकुंद गुप्त इत्यादि। ऐसे समझ में? अब आप आज़ादी के बाद की पत्र पत्रिकाओं के बारे में जानिए। अभी तो वो पूर्व की यानी पहले की बातें पत्रिकाएं थी और पत्रकार थे। अब ये आज़ादी के बाद के पत्र पत्रिकाएं हैं। कौन कौन से? आज़ादी के बाद कौन कौन से पत्र पत्रिकाएं हैं? नवभारत टाइम्स, जनसत्ता, नई दुनिया, हिंदुस्तान, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, जागरण, धर्मयुग, साप्ताहिक, दिनमान, रविवार, इंडिया टुडे, आउटलुक इत्यादि। आज़ादी के बाद प्रमुख पत्रकार कौन कौन से थे? पत्रकार सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी, राजेश माथुर, प्रभाष जोशी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सुरेंद्र प्रताप इत्यादि। ओके, आए समझ में? आते हैं, अभी आपने पढ़ा जनसंचार के बारे में, पत्र पत्रिकाओं के बारे में। अब आप रेडियो के बारे में भी सुन लीजिए। रेडियो सन 1895 में जब इटली के इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर जी मार्कोनी ने वायरलेस के जरिए ध्वनि और संकेतों के जरिए जब कामयाबी हासिल की थी ना, भारत में 1992 में रेडियो की शुरुआत हुई थी। भारत में 1892 में रेडियो की शुरुआत हुई थी। 1921 में मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाकतार विभाग के सहयोग से संगीत कार्यक्रम प्रसारित किया गया था। 1936 में विधिवत ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी। स्थापना कब हुई थी? 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी। आज़ादी के समय तक देश में 9 रेडियो स्टेशन खुल चुके थे। लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मद्रास, त्रिचुनापल्ली, ढाका, लाहौर, पेशावर, ये आज़ादी से पूर्व रेडियो स्टेशन खुल गए थे यहाँ पे। आज आकाशवाणी देश की 24 भाषा 146 बोलियों में कार्यक्रम प्रस्तुत करती है। कितनी? 24 भाषा और 146 बोलियों का कार्यक्रम प्रस्तुत करती है। कौन? आकाशवाणी। देश की रेडियो को ही आकाशवाणी कहा जाता है। रेडियो को ही आकाशवाणी कहा जाता है, यानी आप कह सकते हैं रेडियो का दूसरा नाम आकाशवाणी है। देश की 96% जो आबादी है ना, वो इसकी पहुंच तक है, यानी रेडियो की पहुंच 96% आबादी तक है। 1993 में FM चैनल की शुरुआत हुई थी। FM का पूरा नाम है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है। रेडियो एक ध्वनि माध्यम है। कौन सा माध्यम है? ध्वनि माध्यम है। गांधी जी के अनुसार
रेडियो दूर दराज के गाँव में ध्वनि तरंगों के माध्यम से लोगों के लिए मनोरंजन का, जानकारी का साधन है। ठीक है ना। टेलीविज़न के बारे में भी जान लेते हैं। रेडियो के बारे में आपने जाना, अब टेलीविज़न के बारे में जान लेते हैं। जनसंचार का सबसे लोकप्रिय माध्यम है। 15 सितंबर 1959 में यूनेस्को में इसकी शुरुआत हुई थी। टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी? 15 सितंबर 1959 में यूनेस्को में। ठीक है। 1965 में स्वतंत्रता दिवस से भारत में विधिवत टीवी सेवा आरंभ हुआ था। 1975 तक दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर, अमृतसर, कोलकाता, मद्रास और लखनऊ में भी टीवी सेंटर खुल गए थे, यानी टेलीविज़न सेंटर खुल गए थे। 1976 तक टीवी सेवा आकाशवाणी का हिस्सा थी। 1 अप्रैल 1976 में आकाशवाणी से इसे अलग कर दिया गया था और इसका नाम दूरदर्शन दिया गया था। इसका नाम क्या दिया गया था? दूरदर्शन दिया गया था। टेलीविज़न के जो उद्देश्य हैं उसके बारे में जान लीजिए। टेलीविज़न का उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए, कृषि विकास के लिए, वैज्ञानिक चेतना का विकास के लिए, परिवार कल्याण को प्रोत्साहन हेतु, पर्यावरण संरक्षण के लिए, सामाजिक विकास के लिए, खेल संस्कृति के विकास के लिए, सांस्कृतिक धरोहर को प्रोत्साहन के लिए। टेलीविज़न का उद्देश्य किस किस के लिए है? अभी हमने जो बताया था, मतलब सामाजिक, राष्ट्रीय, कृषि विज्ञान, वैज्ञानिक चेतना, परिवार कल्याण, पर्यावरण, सामाजिक विकास, खेल कूद, संस्कृति, सांस्कृतिक धरोहर को प्रोत्साहन दिया गया था। तो टेलीविज़न का असली विस्तार तब समझ में आया था जब चैनलों की बाढ़ आने लगी थी। जब टीवी आई थी तो उस टाइम दूरदर्शन, फिर वो डीडी भारती इत्यादि था। अब क्या हो गया? टीवी पे जैसे चैनलों की भरमार हो गई है। 1993 में जी टीवी और स्टार टीवी के बीच अनुबंध हुआ था, यानी प्रस्ताव पारित हुआ था। कौन? 1993 में। कौन कौन से टीवी? जी टीवी और स्टार टीवी। 2002 में आज तक का प्रसारण शुरू हुआ था। अब आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2002 में कौन सा चैनल प्रसारण शुरू हुआ था? आज तक। ठीक है। तो और जब रेडियो टेलीविज़न की बात हुई है तो लोग थोड़ा सा सिनेमा की भी बातें हो जाएं। सिनेमा संचार का साधन है, जो मनोरंजन का साधन है। सिनेमा क्या है? मनोरंजन का साधन है। सिनेमा का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन को कहा जाता है। 1883 में मिनीस्कोप की खोज के साथ हुआ था। 1894 फ्रांस में पहली बार फिल्म द अराइवल ऑफ ट्रेन बनी थी। कौन सी सबसे पहली फिल्म? विश्व की सबसे पहली फिल्म कौन थी? 1894 में हुआ था फ्रांस में द अराइवल ऑफ ट्रेन। भारत में मुख्य फिल्म का श्रेय दादा साहब फाल्के को जाता है। किसको जाता है? दादा साहब फाल्के को जाता है। यह फिल्म थी 1913 में बनी राजा हरिश्चंद्र। 1931 में बोलती फिल्म बनी आलमारा। बोलती फिल्म का नाम था आलमारा। कब बनी थी? 1931 में। प्रमुख फिल्मकार थे पृथ्वीराज कपूर, महबूब खान, गुरुदत्त, सत्यजीत राय इत्यादि। अब इन सब के बारे में बात हुई है तो थोड़ा सा इंटरनेट के बारे में भी बातें हो जाए। इंटरनेट, आप तो अब इसके बारे में बात करने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, आपको समझ में आता होगा इंटरनेट क्या है। इंटरनेट जनसंचार का सबसे नया लोकप्रिय माध्यम है। इससे सारे माध्यमों का समागम है। रेडियो हो, टेलीविज़न हो, समाचार पत्र हो, कोई भी सूचनाएं हैं, इसमें सारे माध्यम जुड़ गए हैं। जिस रफ्तार से यह कोने कोने तक पहुंच रहा है, सारे माध्यम इससे जुड़ते जा रहे हैं। लेकिन कुछ गुण है तो कुछ अवगुण भी है। बच्चों के मन पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। आप सबको तो इंटरनेट के बारे में पता ही है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी। इंटरनेट देश दुनिया से जोड़ने की एक प्रक्रिया है। तो पाठ पर आधारित मैं कुछ प्रश्न उत्तर आपसे पूछूंगी, लेकिन फ़िलहाल आप ये तैयार कर लीजिए। उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, आप इसका जवाब दीजिएगा।